नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपत्तिजनक नारे लगाकर विवादों में आए गौहर चिश्ती से पुलिस की पूछताछ में कई राज सामने आ रहे हैं। विवादित नारा देने के बाद हैदराबाद फरार हो चुके गौहर के अजमेर से लेकर के हैदराबाद तक के सहयोगियों को अब तलाशा जा रहा है, तो उसके मोबाइल डिटेल्स से भी कई राज सामने आ रहे हैं। कन्हैया की हत्या के मामले को ध्यान में रख करके भी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, तो सूत्रों के मुताबिक एनआईए भी अब गौहर पर शिकंजा कस सकती है। ये बड़ी जानकारी। और गौहर पर शिकंजा कसने की तैयारी एनआईए की तरफ से और एनआईए की ओर से सवालों की एक लिस्ट बाकायदा तैयार कर ली गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और अब तक जो गौहर से पूछताछ हुई है उसमें कई राज जो है वो बेपर्दा हुए हैं। दरअसल इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही गौहर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। गौहर चिश्ती पर आरोप है कि उसने दरगाह के सामने मौन जुलूस में विवादित नारा दिया और भड़काऊ भाषण दिया। इसको समझाने के बावजूद भी उसने ऐसा किया। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने इसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया और इससे पूछताछ की जा रही। से विवादित नारा देने के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहा गौहर चिश्ती ज्यों-ज्यों रिमांड की अवधि आगे बढ़ती जा रही है, कई राज उसके हलक से बाहर निकलते आ जा रहे हैं। इस मामले में दो और लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने गौहर चिश्ती को 28 जून को अजमेर से जयपुर तक फरार करने में सहायता दी और साथ ही साथ 28 जून से 30 जून तक गौहर चिश्ती को जयपुर में शरण देने वाले, तो इन दो युवकों के नाम भी निकलकर सामने आए पुलिस की अब तक की पड़ताल में, जिनके बाद पुलिस जो है इन दोनों ही युवक जिनके नाम नासिर और अबरार बताए जा रहे हैं उन पर भी अपना शिकंजा कसने जा रही है। इसके अलावा पुलिस का पूरा फोकस जो है वो 16 जून की उस मीटिंग पर टिका हुआ है जहां पर गौहर चिश्ती ने एक मीटिंग की थी 17 जून को, जो मौन जुलूस निकलने वाला था उसको लेकर। तो उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या उस मीटिंग में चर्चाएं हुई थी, उन तमाम पहलुओं पर गौहर चिश्ती से लगातार बातचीत की जा रही है। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी बातें निकल के सामने आई है। गौहर चिश्ती लगातार 14 जुलाई से ही, जब से उसको हैदराबाद से पुलिस ने डिटेन किया है, वो इस क्रिश्चियनगंज थाने में ही मौजूद है और यहीं पर पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और तमाम जो अनुसंधान के पहलू हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। सबके बीच में एनआईए की टीम ने भी अनऑफिशियली अजमेर में आकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है और एक सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है और बहुत संभावना है कि जब 22 जुलाई को गौहर चिश्ती का रिमांड पूरा होगा और पुलिस का अनुसंधान पूरा होगा, उसके बाद एनआईए जो है वो गौहर चिश्ती पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। तो लगातार गौहर चिश्ती जो है वो पुलिस रिमांड में कई राज उगल रहा है और इस मामले में आने वाले दिनों में और ज़्यादा गिरफ्तारियां होने की संभावना है। दो नाम जो अभी तक निकल के सामने आए हैं, नासिर और अबरार, उनकी गिरफ्तारी होने के साथ साथ जो कुछ और लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको खंगालने के लिए पुलिस लगातार जो है गौहर चिश्ती से पूछताछ कर रही है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से हमारे संवाददाता अभिजीत फोन लाइन पर है। अभिजीत, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? गौहर चिश्ती से जो पूछताछ लगातार जारी है, कई राज सामने आ रहे हैं और अब एनआईए भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। देखिए हेमंत, बिल्कुल 22 जुलाई को गौहर चिश्ती का रिमांड पूरा हो रहा है और उसके बाद देखना होगा कि पुलिस के अनुसंधान में क्या कुछ और निकल के आता है। अगर पुलिस और अतिरिक्त पुलिस रिमांड नहीं मांगती है गौहर चिश्ती का, तो बहुत संभावना है कि एनआईए, जिसने मोटे तौर पर जो है अपनी सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है, वो संभवतः अब गौहर चिश्ती पर अपना शिकंजा कसेगा, क्योंकि पुलिस रिमांड के दौरान अब तक जो चीजें निकल के सामने आई हैं, हालांकि गौहर के मोबाइल के आईडीपीआर और गूगल से अभी भी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनका आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर पुलिस ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनकी मदद के जरिए गौहर चिश्ती जो है वो 28 जून को अजमेर से जयपुर भागा और जयपुर में 2 दिन एक अबरार नाम के युवक के पास रहने के बाद 30 जून को हवाई मार्ग से नासिर नाम के एक अपने पुराने साथी के साथ जयपुर से हैदराबाद फरार हुआ था और वहां से 14 जुलाई को उसको अजमेर पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया था। तो ये जो कड़ियां जुड़ रही है, इसके बाद अब पुलिस का जो मेन फोकस है वो अजमेर के उन और लोकल नेटवर्क्स को खंगालने पर है, जो और किन किन लोगों के संपर्क में रहा था और कौन से लोग हैं जिन्होंने इसकी मदद की थी। इसके अलावा 17 जून को जो विवादित नारा गौहर चिश्ती ने दरगाह की सीढ़ियों से दिया था, उससे पहले 16 जून को एक मीटिंग। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को धमकी देने के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें। विधायक रामलाल की अपराधियों को चेतावनी सामने आई है।
और ट्वीट करते हुए अपराधियों को चेतावनी उन्होंने दी है। लिखा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को खरोंच भी आई तो भूकंप आ जाएगा। पार्टी अलग हो सकती है लेकिन डॉक्टर साहब हैं गरीबों के मसीहा। मुख्यमंत्री जल्द मामले की तह तक जाएंगे, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये रामलाल मीणा का ट्वीट। ट्विटर पर दरअसल तमाम उन्होंने बातें लिखी हैं और वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है। डॉक्टर किरोड़ी मीणा को खरोंच भी आई तो भूकंप आ जाएगा। पार्टी अलग हो सकती है लेकिन डॉक्टर साहब गरीबों के मसीहा है, ये कहना है विधायक रामलाल का। और उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया कि सीएम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। विधायक रामलाल ने धमकीबाजों को चेतावनी दी है और ट्विटर के माध्यम से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पक्ष में खड़े हुए नजर आए हैं। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जान से मारने की धमकी के मामले में बीजेपी कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किरोड़ी समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे और उप जिला कलेक्टर संजय गौड़ को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए पत्र भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने और सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सुरक्षा देने की मांग रखी। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों ने चेतावनी दी कि यदि सांसद को सुरक्षा नहीं दी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि उसको तुरंत रूप से गिरफ्तार करे और राज्य सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को तुरंत सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराए, क्योंकि हमने कई बार पहले भी सुरक्षा के लिए मांग की थी लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब की बार अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो इसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा सरकार को, इसलिए हम यहाँ पे ज्ञापन देना है। दीनहीन गरीब के मसीहा राजस्थान के जननायक किरोड़ीलाल मीणा को कादिर नाम के व्यक्ति ने धमकी दी है कि जान से मार देंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल के समाचार लेने गए थे, वहाँ पे वेतन दे के आए थे। पूरा उसका कि तू ज़्यादा हिंदुत्ववादी करता है, तेरा काम करना पड़ेगा। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि डॉक्टर साहब को सुरक्षा मुहिम कराए, कादिर अली को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में डबल मर्डर के मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मर्डर को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी और 3 आरोपी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किए। एक की तलाश अभी जारी है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की गई है। मोर्चे के बाद लोगों की तरफ से धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया है और विरोध में आज लूणी कस्बा बंद रखा गया है। जोधपुर से बड़ी खबर है, जोधपुर पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। दरअसल मर्डर को हादसे का नाम देने की कोशिश की गई थी लेकिन पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की है। मोर्चे के बाहर फिलहाल लोग धरने पर और इस पूरे मामले को लेकर के आज लूणी कस्बा बंद रखा गया है। ये बड़ी जानकारी है, पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा, डबल मर्डर का मामला और इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। जोधपुर में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया और इस मर्डर को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस की तफ्तीश में तमाम चीजें सामने आई। 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और ये आशंका व्यक्त की गई है कि दरअसल ये जो हत्या है वो प्रेम प्रसंग में की गई है। मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन, दूसरी तरफ जो लूणी कस्बा है उसमें लोगों ने विरोध स्वरूप बंद का ऐलान किया है और आज लूणी कस्बा इस घटना के खिलाफ बंद है। वहीं पुलिस की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है। जोधपुर मर्डर मामले को लेकर के पुलिस ने अपनी तफ्तीश में कई नए पहलू रेखांकित किए हैं और पुलिस का ये कहना है कि ये मर्डर है, इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई लेकिन जो अपराधी हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझा दी है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए लोगों का प्रदर्शन, धरना इस पूरे मामले को लेकर के और मोर्चे के बाहर भी लोगों का प्रदर्शन जारी है। वहीं लूणी कस्बे को बंद रखने का आह्वान किया गया है और इसका असर भी लूणी में देखने को मिल रहा है। लोग इस घटना के बाद से आक्रोशित है और लगातार अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। हत्या के इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस कह रही है कि ये जो पूरा मामला है वो प्रेम प्रसंग की आशंका में हत्या की गई है। शंकर नाम का जो व्यक्ति था उसकी मुख्य दुश्मनी थी। बाकी ये जो 3 लोग हैं ये सभी 25-26 साल के
तरीके से गैंग बना करके रहते हैं। सर दुश्मनी किससे थी? रमेश से दुश्मनी थी। इनका जो मुख्य मोटिव था वो रमेश की हत्या करने का है। सर एक महिला आरोपी को नजरबंद किए जाने की सूचना है। जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनको नज़र रख करके या डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक कितने हिरासत और गिरफ्तारी? अभी हमारे पास हमारी हिरासत में आप कहिए या डिटेन में कहिए 3 लोग हैं जिनको कि हम मान रहे हैं कि इनका पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट था। उसके अलावा भी अन्य लोग हैं जिन पे नज़र रख करके उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दोनों परिवार जो है बहुत ही गरीब परिवार है और हमारी ये मांग है कि बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज उनको दिया जावे और उनके परिवार में से एक जो योग्य व्यक्ति रोज़गार के लायक है उनको सरकारी रोज़गार, सरकारी नौकरी दी जावे। ये हमारी मांग है और ये जितनी भी जनता हज़ारों की संख्या में महिलाओं सहित बैठी है उन सब की एक बात। ये खाली लूणी क्षेत्र के नहीं है, ये जोधपुर जिले, पाली जिले, जालोर जिले, बाड़मेर जिले, आसपास के सभी क्षेत्रों के सभी समाजों के सभी प्रमुख लोग आए हैं। भीड़ एकत्र की जाए तो यहाँ जगह नहीं मिले जोधपुर में। ये सब प्रमुख लोग आए हैं और इतना जनता में भारी आक्रोश है। उस आक्रोश के निमित्त ये जनता स्वतः ही अपने यहाँ इकट्ठी हुई है। हमारा तो सबका एक ही हमारी मांग है कि दोनों परिवारों को न्याय मिले और जो अपराधी है उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। तो वहीं भरतपुर में टावर पर बाबा नारायण दास के चढ़ने की खबर है। अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया है बाबा नारायण दास की ओर से और 8 घंटे से ये बाबा टावर पर चढ़े हुए हैं। मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र में अवैध खनन को रोका जाए। फिलहाल पुलिस के अधिकारी बाबा से समझाइश कर रहे हैं कि बाबा नीचे उतर आओ। और ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये एक ऊंचा टावर है जिसके ऊपर बाबा नारायण दास चढ़े हुए हैं। मांग यही है कि क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। हालांकि जो समझाइश का दौर चल रहा है लेकिन बाबा ने प्रशासन से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और टावर के आसपास जाल लगाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक पुरी भरतपुर से फोन लाइन पर। दीपक, क्या अपडेट है? क्यों आखिरकार बाबा टावर पर चढ़ गए? अभी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए हेमंत, जानकारी यह है कि बाबा जो नारायण दास हैं वो अभी भी टावर पर चढ़े हुए हैं और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। माइक से आवाज लगा करके बाबा को नीचे उतारने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक के जो सारे प्रयास हैं वो पूरी तरह से विफल नजर आए। बाबा टावर से नीचे नहीं उतरे। 7 घंटे से अधिक का जो है समय हो गया है और गर्मी के मौसम को देखते हुए वहां पर चिकित्सा विभाग की टीम भी तैनात की गई है और बाबा के लिए एक उनके शिष्य है, उनके द्वारा ORS का घोल जो है वो ऊपर पहुंचाया गया है और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बाबा जो है वो नीचे आए, लेकिन बाबा नीचे आने को तैयार नहीं है। उनके गुरु भाइयों को बुलाया गया है, उनकी भी बात जो है बाबा ने नहीं मानी है। बाबा का कहना है कि जो कनकांचल पर्वत और आदि बद्रीनाथ पर्वत पर जो अवैध खनन हो रहा है उसको रुकवाया जाए और उसका जो लिखित का जो आदेश है वो मुझे दिखाया जाए, तभी मैं ऊपर से नीचे उतरूंगा, नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगा। और उसको देखते हुए प्रशासन ने टावर के चारों तरफ एसडीआरएफ की टीम ने जाल बिछाया कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बाबा अगर ऊपर से कुछ प्रयास करते हैं या नीचे आने की कूदने की कोशिश करते हैं तो कोई अनहोनी ना घटे, उसको लेकर के टावर के चारों तरफ जाल लगाया गया। लगातार पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह और जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी नजर बनाए हुए और मौके पर मौजूद है। अब देखते हुए आसपास के जो ग्रामीण है उनकी भी भीड़ वहां पर एकत्रित है और लगातार जो समझाने का प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन अब तक के जो सारे प्रयास है वो विफल नजर आए। जी हेमंत। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। भरतपुर में बाबा नारायण दास पिछले 8 घंटे से टावर पर चढ़े हुए हैं, नीचे नहीं उतर रहे हैं। मांग ये है कि जो अवैध खनन हो रहा है उस पर तुरंत जो है रोक लगाई जाए। अवैध खनन के खिलाफ बाबा नारायण दास का एक कदम और बाबा नारायण दास टावर पर हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, मेगा हाईवे पर 2 ट्रेलर की आपस में भिड़ंत हुई है और टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। जिंदा जलने से ट्रेलर के ड्राइवर की दर्दनाक मौत होने की खबर है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरजीटी थाना इलाके के जालीखेड़ा बस स्टैंड की घटना है जहां पर 2 ट्रेलर दरअसल आपस में भिड़ गए। उसके बाद दोनों में आग लगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें हैं। बहरहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जिंदा जल गया है ट्रेलर का ड्राइवर और बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। 2 लोग अन्य जो हैं वो लगभग 2 ट्रेलर आपस में मेगा हाईवे पर भिड़ गए थे जिसमें आग लगी थी। 2 लोग घायल हुए जिनको हम हॉस्पिटल पहुंचाने सफल थे और एक व्यक्ति
था जिसकी कैजुअल्टी हो गई और आग बुझाने के लिए कंपनी स्थानीय लोगों के और गांव पास में था स्थानीय लोगों के और आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया। और अब हम आपको टोंक से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए और तेज रफ्तार का ये ट्रेलर नाकाबंदी तोड़ने के बाद पलाई टोल नाके पर कैबिन तोड़कर फरार हो गया। 100 की स्पीड में ये टोल नाके को तोड़ते हुए ये फरार हुआ है। बताया जा रहा है कि इससे टोल नाके को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बेकाबू ट्रेलर टोल नाके को तोड़कर फरार हुआ, वो भी तब जब इस ट्रेलर के बारे में पुलिस को पूरी सूचना थी, लेकिन बावजूद टोंक पुलिस ट्रेलर को नहीं रोक पाई। और तो और अब 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, कल की ये घटना है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। दरअसल सवाई माधोपुर के रवांजना थाने में टोंक पुलिस को कंट्रोल रूम पर इस संदिग्ध ट्रेलर की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस ने अलीगढ़ और उनियारा में नाकाबंदी भी करवाई। बावजूद इसके टोंक पुलिस संदिग्ध ट्रेलर को रोक नहीं पाई, ना ही टोल नाके पर लगे कैबिन को तोड़कर फरार होने के बाद इसे पकड़ पाई है। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के 12:05 पर हमें सूचना मिली थी उनियारा थाने से। तो लड़कों ने उस गाड़ी का नंबर देख के उस गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो गाड़ी बिना किसी रफ्तार को कम किए सीधा बूथ नंबर 8 की लाइन से बूथ नंबर 8 को डैमेज करती हुई सीधा निकल गई, जिसमें लड़के भी अपनी सेफ्टी की वजह से बाल बाल बचे और इसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर एक जर्जर मकान धराशायी हो गया है। ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में ये जर्जर मकान धराशायी हुआ है। सोनार दुर्ग के बिल्ले के ऊपर व्यासापाड़ा में मकान गिरा। बारिश में नगर परिषद की लापरवाही यहां पर सामने आई। मानसून से पहले जर्जर मकानों को नोटिस देना था, कई जर्जर मकानों को नोटिस नहीं दिए गए और कुछ को नोटिस देने के बावजूद भी यहां पर कार्रवाई नहीं की गई। जर्जर मकानों के पड़ोस में रहने वाले लोगों में भय का माहौल है। नगर परिषद के आयुक्त शशिकांत शर्मा के दावे खोखले साबित हुए हैं। मानसून की तैयारियों में जर्जर मकानों को गिरवाना शशिकांत शर्मा ने प्राथमिकता बताया था, लेकिन कई ऐसे मकान जिनको ना तो नोटिस जारी किया गया, ना ही कोई उनकी सुध ली गई कि अगर बारिश का मौसम में ये गिरते हैं, इनसे हादसे होते हैं, तो आखिर क्या नुकसान होगा उसका आकलन नहीं किया गया। और यही वजह है कि ये मकान यहाँ पर धराशायी हुआ है। काफी पुराना मकान है। दरअसल सोनार के किले में जो मकान है उनकी मरम्मत को लेकर के भी अनुमति लेनी पड़ती है और कई तरह की पाबंदियां वहां पर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नगर परिषद है उसकी घोर लापरवाही यहां पर सामने आई है। और अब बात करेंगे दौसा की, जहां पर अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने NHAI के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और बारिश के पानी से कटाव लगने से खराब हुए रास्ते को ठीक करने की मांग रखी है। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण के चलते दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में अनंतवाड़ा से दहड़ा ढाणी का रास्ता अवरुद्ध हो गया और इसके बाद ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन का रास्ता किया और मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो ये रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। रास्ते में बारिश के पानी से कटाव हुआ और ऐसे में रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हुए, जिसकी वजह से अब ग्रामीणों का यहाँ पर आना जाना दुश्वार हो गया है। आए दिन किसी न किसी हादसे का अंदेशा यहाँ पर बना रहता है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ढाणी दहड़ा से और अनंतवाड़ा गांव में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाई हमको NHAI ने रास्ता तो दे दिया, लेकिन बरसात से सारा अवरुद्ध हो गया। अब हम विकलांग हैं, बच्चे जाने वाले बच्चे स्कूल के परेशान हैं। या तो NHAI हमको पक्का करके दे, CC रोड करके दे या डम्बर रोड करके दे। हमने तो पैसे हुआ कि इसमें 3 लाख रुपए खर्च भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये रास्ता सक्षम नहीं हो रहा है। अनंतवाड़ा से दहड़ा की ढाणी के लिए रास्ता दिया गया था, बरसात से सारा रास्ता अवरुद्ध हो गया कट करके। अब हमारे 70-80 नंबर बालक हैं, वो कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे? और विकलांग आदमी हैं, उनको भी कोई रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल पे भी कैसे ले जाएंगे? कोई हारी बीमारी हो गई तो इसलिए NHAI को हमारा रास्ता पक्का या डामर या कैसा भी करके जरूर देना चाहिए। उसमें बहुत गड्ढे पड़ गए, बरसात से नड़े पड़ गए बहुत, तो ऐसा आसपास जा नहीं सकते ना,
तो इसको सही तो करो, कुछ तो करो इसका, या डम्बर रोड करो या सीसी रोड करो, कुछ तो आप सुनिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा के इटावा में करीब 100 किसानों के साथ 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के व्यापारी ने 100 से ज्यादा किसानों से 1.5 करोड़ से अधिक का माल खरीद लिया और अब भुगतान में आनाकानी कर रहा है। इस वजह से ग्रामीण इलाके के किसान अब मंडी परिसर में धरना देकर आक्रोश जता रहे हैं। किसानों ने मंडी परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना दिया और नारेबाजी का प्रदर्शन किया है। किसानों का यह कहना है कि उन्होंने थाने में भी शिकायत दी थी, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से वे आंदोलन की राह पर हैं। ₹1,62,000 बाकी था, मात्र 700 रुपये नगद दिया। समझे कोई सुनाई कोई ना, क्या मेरे वो आया कोई ने सुनाई न करिया, थाना में वो आया, प्रधान साहब के पास वो आया, एसडी साहब के पास वो आया, दुनिया भर के पास गया, पर कोई नहीं सुनाई। 5 महीने की 6 तारीख से माल बिका था, लगभग 28 तारीख के से माल बिका था, जो 7 तारीख तक माल बिका था, जिसके सारे किसानों के 109 किसानों के। तो वही झालावाड़ में आज सुबह एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिससे बस में सवार करीब दर्जन भर बच्चों को चोटें आई हैं। अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और तुरंत बच्चों को उपचार के लिए जिला एसआरजी अस्पताल ले जाया गया। यहां पर सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार करवाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। बच्चों को लेकर बस पे आ रही थी लेसिक स्कूल की, जिसको डिवाइडर से टकराने की वजह से वो पलटी मार गई, जिसमें लगभग 30 बच्चे थे, जिनमें 12 बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। बच्चों को अभी किसी प्रकार की प्रथम दृष्टया गंभीर चोट नहीं है, उनका एक्सरे कराया जा रहा है। बस के कंडक्टर को थोड़ा गंभीर चोट आई है, उसके पैर फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, बच्चे की चोट कम आई है, बिल्कुल कम आई है, नॉर्मल है बच्चे। कैसे हुई, क्या बात आ रही है सामने? बच्चा बता रहा है कि कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया अचानक, तो उसने डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दी बस। तो वहीं दौसा के लालसोट ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झुपड़िया राजावतान में शैक्षणिक माहौल पूरी तरह से खराब हो गया है और यहां पर शिक्षक आपस में झगड़ते हैं, यहां तक कि एक दूसरे को थप्पड़ मार करके लड़ाई होती है। 28 जून को भी स्कूल की शिक्षिका ने स्कूल के एक अन्य शिक्षक पर को 2 थप्पड़ मार दिए और इस तरह की घटनाक्रम होने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल के स्टाफ में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसे लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव वालों ने भी एसडीएम के सामने अपनी बात रखी है इस पूरे मामले को लेकर के। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो पढ़ाई करवाने के बजाय आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इससे बच्चों पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस तरह के शिक्षकों को यहाँ से हटाया जाए और दूसरे टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएं। ग्राम झुपड़िया राजावतान में, राजकीय उच्च प्राथमिक झुपड़िया राजावतान में स्कूल का माहौल कम से कम 6 महीने से बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। यहाँ पे अभी 2.5-3 महीने में हमने नया एचएम लगाया। हमने सोचा कि हमारा सौभाग्य है कि इस स्कूल को अच्छे तरह से सफल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे टीचरों ने आपस में अपना अपना ग्रुप बना लिया और ग्रुप इतना ज़बरदस्त बनाया कि आपस में दियाली पे उतरवाए और दियाली पे आपस में मतलब मैडम ने जो अपने ज्योति मीना, उसने जो हमारे यहाँ के रामकिशन जी मीना, उनकी 2 थप्पड़ भी मार दी। इतना माहौल बिगड़ चुका है। और दूसरी बात, इसकी जांच के लिए कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बार भी टीम आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी स्कूल में 2-2.5-3 महीने से मतलब स्टाफ प्रकरण का झगड़ा चल रहा है। उसने हमने गांव वालों ने खूब समझाइश की, लेकिन हमारी गांव वालों की मतलब किसी ने बिल्कुल नहीं मानी स्टाफ ने। एक तो जो कमल जी पीटीआई और एक ज्योति मैडम, दोनों के आपसरी में विवाद। एक वो उनका ही नाम है रामकिशन जी, तो रामकिशन जी गुरु जी, उन तीनों के ही विवाद हमने समझाए बुझाई करी, लेकिन कमल जी पीटीआई ने नहीं मानी, मैडम ज्योति ने भी। यहाँ के पीओ साहब ने मुझे 28 तारीख को यहाँ के एक घटनाक्रम हुआ, टीचरों के बीच में विवाद की, उसकी जानकारी दी। मैंने उनको कहा कि भाई 1 तारीख से विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं,
मैं आता हूँ, आप भी आइए। 1 तारीख को मैं इस विद्यालय में आया, पीओ साहब आए और सबसे गांव के लोगों को बुला करके समस्या के बारे में जाना, उनसे बातचीत की, उनसे लिखित में लिया कि क्या समस्या है। एक से उनसे पूछा कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो उन्होंने अपना समाधान बताया। देखिए, उसी की जांच के संबंध में हम आए हैं। अब इसमें क्यों हुआ, क्या हुआ, ये मुझे लगता है अभी उचित नहीं रहेगा आपको बताना। तो गाँव वालों से पूछ सकते हो आप? नहीं, देखो वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे को जो करना था वो मैं जांच के लिए आया था और अपना मैंने इनसे बात की। वहीं श्रीगंगानगर में ग्रामीणों के स्कूल की तालाबंदी करके दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी है। ग्रामीणों के साथ साथ स्कूल के विद्यार्थी भी धरने पर बैठे हुए हैं। ये मामला रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के 35 ML बारावाली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। धरने पर बैठे ग्रामीण स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने अगले 3 दिनों में सकारात्मक कार्रवाई होने पर स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों की टीसी कटाकर नामांकन शून्य कर देने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा कि अगले 3 दिनों में अगर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे सभी बच्चों की यहां से टीसी कटवा देंगे। लगातार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं होने से यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो अब आक्रोशित हैं। आज गांव बारावाली 35 ML में जो लगातार दूसरे दिन से धरना जारी है और ग्रामीण भी काफ़ी संख्या में धरने पे पहुंचे हैं। जो तालाबंदी और धरना वो लगातार चालू है और शिक्षा विभाग और प्रशासन को इतना गुरूर है अपनी पोस्टों पे, वो अभी तक इतनी भीषण गर्मी में बच्चे और ग्रामीण साथ में बैठे हैं तो भी वो कोई सुध लेने के लिए नहीं आए हैं। और हम प्रशासन और शिक्षा विभाग को चेतावनी देते हैं। और अब बात भरतपुर की, जहां पर जुरहरा कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ता को धमकी भरा पत्र मिलने का मामला सामने आया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता गजेंद्र को धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें बीच बाजार में गोली मारने की धमकी गजेंद्र को दी गई है और पत्र में लिखा गया है कि तेरे घरवाले या फिर कोई और समाज का व्यक्ति तेरे बीच में आया तो उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। पत्र मिलने के बाद पीड़ित गजेंद्र ने जुरहरा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद गजेंद्र के घर पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार एक के बाद एक धमकियों का सिलसिला पूरे प्रदेश में जारी है। भरतपुर से खबर है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता को गोली मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता के घर के बाहर पुलिस का जाब्ता तैनात किया है। धमकीबाज की तलाश पुलिस की ओर से जारी है। गजेंद्र सिंह सन ऑफ ज्ञान सिंह जाति जाट निवासी जुरहरा ये थाने पर उपस्थित आया। वह एक साथ में एक लेटर लाया, अपनी तहरीर में लाया। उस लेटर में जो लाइटर पेन से पीली स्याही से लिखा है गजेंद्र सुधर जा, तो ज़्यादा पाम मत पसार और ज़्यादा और कुछ करेगा तो तेरी भरे बाजार में छाती में गोली देंगे। इस तरह का धमकी भरा एक पत्र मिला और उसमें अभी मामला जांच में मुकदमा दर्ज करेंगे। आज मैं अपने सुबह 2 बजे दोपहर को नौरे में आया तो एक सफ़ेद कलर का पन्ना था, उस पर हरे कलर की इसका ऐसे कुछ ऐसे लिखा हुआ था। मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें बड़ी धमकी भरी लिखी हुई थी कि हम बीच बाजार में गोली से मार देंगे, अपनी औकात में रहे, ऐसे करके लिखा था। उसके बाद में फिर मैंने सीधा SHO साहब के पास गया और उसको दे दिया। SHO साहब ने एडिशनल साहब को इत्तला कराई, CO साहब को बताया तो तुरंत CO साहब मौके मुआयने करने घर पे पहुँचे हैं और सुरक्षा की व्यवस्था करने की है और मुकदमा दर्ज करने की गई है। और बाद भीलवाड़ा की, जहां पर मांडल थाना इलाके के एक युवक को विदेशी कॉल से जान से मारने की धमकी की सूचना फेक निकली है। पुलिस ने मौके पर जाकर जब छानबीन की तो पता चला कि युवक के पास कॉल तो आई थी पर जान से मारने की या धमकी या फिर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। ऐसे में पुलिस ने अब राहत की सांस ली है। दरअसल किशनपुरा निवासी राधेश्याम गाडरी ने विदेशी नंबर से उसे कॉल पर जान से मारने की धमकी देने की सूचना दी थी, जिसके बाद जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि ये खबर फेक है। इस गाडरी को किसी ने धमकी नहीं दी थी बल्कि किसी कॉल आने के बाद इसने खुद ही कहानी रची। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में तफ्तीश की तो इस गाडरी की हकीकत सामने आई, जिसने पुलिस को भी गुमराह किया और झूठी कहानी रची कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी।
मेरे द्वारा मंडल में शांति व्यवस्था कायम रखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से एवं सभी ग्रामवासियों से अपील की जाती है कि इस तरह की कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी गई है। कल जो मेरे विदेश कॉल आया था और वीडियो कॉल भी आया था और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था और मैंने भी किया था और विदेश के मैसेज ये